गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। और अब हम जो शुरू करेंगे यूनिट नंबर 11 में, जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल की, उनको हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम इन टेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, प्लस आपके जो डाउट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में अगर हम बात करें, डिस्कस करें, तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं उसका एक फ्लो चार्ट हम लेते हैं। हम यूनिट 11 की बात कर रहे हैं अभी, और यूनिट 11 के अंदर हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, और अब हमारे पास फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी फिनॉल की आती है, या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, आप जिस भी यूनिट में पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी सभी के अंदर मिलेगी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको सभी चैप्टर्स में मिलेगी। ये यूनिट 10 के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, 11 के अंदर भी है, 12 में भी है, 13 में भी है। मतलब जो हमारे पास 4 यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे उन चारों यूनिटों के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके कंसेप्ट को समझ लें हम, एक यूनिट में इसको याद कर लें, बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर हमारे पास ये आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सभी के अंदर मिलती है। क्लियर? सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर उसकी बात सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सेकंड हमारे पास यह है कोब्स रिएक्शन। थर्ड जो है वो हमारे पास है रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन। फोर्थ है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है ऑक्सीडेशन। आपका सिर्फ नोटबुक होगी, उसके अंदर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम चार्ट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट से रिएक्शंस को याद रखना बहुत आसान रहता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोब्स रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड ऑक्सीडेशन। देयर आर द 5 केमिकल प्रॉपर्टी। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो हमारे पास रहेंगी और जिनको हमें स्टडी करना है। आई थिंक यहाँ तक किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होगा। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, उस पे आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कुछ इस तरह से। ये है क्या, सबसे पहले इसको समझेंगे, इसका जनरल कंसेप्ट क्या है और फिर कहाँ कहाँ लागू होती है। इसके अंदर बेंजीन रिंग होता है, हम सभी को पता है इसके अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग। अब हमारे पास, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हम पढ़ेंगे, तो अल्कोहल में क्या अटैच होता है, OH, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और बेंजीन जो होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस तरह से खींचेगा, तो ये पेयर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने HIN को रिलीज कर देगा, जो कि इसके एसिडिक नेचर को भी शो करता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, और नेगेटिव चार्ज इस तरह से डेवलप होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे। मैं समझ भी गए होंगे आप कि मैं रेजोनेंस का ड्रा कर रहा हूँ बेंजीन का। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर आगे यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो डेवलप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये यहाँ, और ये फिर वापस वहाँ। एक तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये लास्ट में फिनॉक्साइड आयन है,
इसने लंबे समय तक देखो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल रखा है, और नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ क्या हुआ है, इसके अंदर डिस्पर्स हुआ है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एक तो ये कंडीशन आई। सेकंड, हमें क्या देखा, हमने इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास ए स्ट्रक्चर है, ये बी है, ये सी है, ये डी, और ये ई। स्ट्रक्चर बी की बात करें हम, तो बी के अंदर देखो डेंसिटी यहाँ बढ़ी हुई है, और सी के अंदर डेंसिटी यहाँ बढ़ी हुई है। ये दो पोजीशंस होती है बेंजीन में, जिन पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और ये पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं हम पैरा पोजीशन। अब ऑर्थो इधर भी होता है, अगर इस तरफ डेंसिटी बढ़ती है तो ये पोजीशन भी ऑर्थो पोजीशन ही कहलाएगी। तो दो पोजीशंस हैं जिनके अंदर हमारे पास डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखो, कोई भी, अगर हम बेंजीन के अंदर, ये हमारे पास बेंजीन है, सॉरी, और ये हमारे पास फिनोल है। अब मान लीजिए इसके साथ हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊं जो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी हो, तो वो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो पोजिशन पे ज्यादा होती है, तो हमारे पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे वो मिक्सचर बनेंगे। किसके बनेंगे? OH, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके जुड़ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। प्लस दूसरा क्या होगा, OH, और सेकंड में ये कहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिनोल के साथ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सब्स्टिट्यूट कर देता है यहाँ जो हाइड्रोजन होता है उसको, और उसकी जगह खुद जाके बैठ जाता है। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक में ये रिएक्शंस होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन। तो हमारे पास हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में हेलोजन लेते हैं, क्लोरीन टूटता है तो एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, ये होता है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हम किसको लेकर चलते हैं, HNO3। HNO3 में कौन टूटता है, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। ये तो NO2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल की जगह अगर क्लोरीन लेके चलेंगे तो Cl पॉजिटिव और तो पैरा बनाएगा। HNO3 लेके चलोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव, या अटैच होकर और तो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। क्या ये कंसेप्ट आपको, जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया है? तो हैंड रेज कर दें। सल्फोनेशन को लेकर बेटा अभी डिस्कस करेंगे। क्या ये जनरल कंसेप्ट, जो जनरल आइडिया है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल का, ये आपके माइंड में सेट हो गया? इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक है, सेकंड कोब्स, थर्ड रीमन, फोर्थ रिएक्शन विद जिंक डस्ट, फिफ्थ ऑक्सीडेशन। ओके, लेट्स वी कम टू द एनसीईआरटी बुक। अब हम एनसीईआरटी बुक के अंदर आएंगे और वहां से इस पॉइंट को और क्लियर करेंगे हम। एनसीईआरटी बुक में जब हम जाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल यहाँ से शुरू होती है। रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो हमें पार्ट है वो मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। रिएक्शन ऑफ फिनोल हम यहाँ पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका अर्थ क्या है। इसके अंदर बता भी रखा है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, इसलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हुई हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ध्यान रखेंगे हम, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेके चलेंगे। कंसंट्रेट और डाइल्यूट में फर्क होता है। अगर यहाँ शब्द लिखा होता है कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट, और एक शब्द लिखा होता है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर हमने वाटर ऐड कर रखा है, और जो कंसंट्रेट है उसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, डाइल्यूट एसिड बन जाती है। ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसको अटैच करेंगे तो HNO3 किस में टूटेगा, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। NO2 positive acts as a electrophile, and we know that during resonance electron density increase at two positions, so electrophile occupy that position and give the nitrophenol, and that position give the para nitrophenol, so it will form orthonitrophenol and para nitrophenol. क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? रेज योर हैंड्स।
ओके, अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो यहाँ है इम्पोर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। ये तो रिएक्शन हो गई, नाइट्रेशन के जनरलाइज पॉइंट था, हमें क्लियर हो गया। यहाँ एक कंसेप्ट हमें बहुत अच्छा दे रखा है, क्या दे रखा है? द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। कहता है ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर, बिकॉज बोथ हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। ऑर्थो एंड पैरा सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये कंटेनर लिया, इसमें दो केमिकल रखे, ए एंड बी। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया नीचे से। अब मुझे बताइए वेपर्स पहले किसके बनेंगे, ए के बनेंगे या बी के? चैट बॉक्स ओपन। मैंने दो केमिकल्स का सॉल्यूशन लिया, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है, एक का 40। हाँ, रौनक का रिस्पॉन्स आया है, शाबाश। मुकुल भी बता रहे हैं। मैंने कहा वेपर्स पहले किसके बनेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन। ए के बनेंगे, बी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पहले जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसका 30 डिग्री सेल्सियस होगा वो बॉयल करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, और 30 से आगे नहीं ले जाएंगे तो हमारे कंटेनर के पास क्या रहेगा, बी। इसको हम कंडेंस करके और दूसरे कंटेनर के अंदर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेम कंसेप्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है। कह रहा है दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो कहता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब ये लो टेम्परेचर पे वोलेटाइल हो जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मतलब है? ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसका ओ, इसका एच, इसके साथ मिलके ये जो बॉन्डिंग बना रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेल्फ हो गई, किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, तो ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल क्या है, बी। ये दोनों आपस में किस बॉन्डिंग से जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे पड़े रहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल बॉन्डिंग होगी, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे तो ऐसे ही, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये कहता है पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंट्रा का मतलब खुद के अंदर, और इंटर का मतलब दोनों जो हैं वो अलग अलग हो, इस वजह से कंसेप्ट आता है। लेकिन आगे चल के इसी पॉइंट को थोड़ा सा, तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, नोट्स जब बनाओ याद जब करो तो नाइट्रेशन किया तो नाइट्रेशन में पहला कंसेप्ट हमने ये किया, नाइट्रेशन में दूसरा कंसेप्ट हमने ये किया, नाइट्रेशन में तीसरा कंसेप्ट हम नीचे कर रहे हैं। कहता है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मान लो आपने डाइल्यूट नहीं ली और डाइल्यूट की जगह यहाँ क्या ले ली, कंसंट्रेट ले ली, तो क्या होगा? तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में जो NO2 ग्रुप है वो तीनों पोजिशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इस एसिड को क्या नाम दिया जाता है, पिक्रिक एसिड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, कैसे बनाओगे आप? तो पिक्रिक एसिड बनाने का ये तरीका है। अब आज के टाइम पे पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं? पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल first with concentrated sulfuric acid, which convert it to the phenol 2,4 disulfonic acid, and then with concentrated nitric acid to give 2,4,6 tri nitrophenol। तो क्या ये रिएक्शन करके दिखा सकते हो? ये जो ऊपर ये जो क्वेश्चन देखो, कैन यू राइट द इक्वेशन द रिएक्शन इन्वॉल्व? यस या नो में जवाब दें बेटा आप लोग। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया आज के टाइम पे कैसे बनाया जाता है। ओके, रौनक कह रही है करके दिखा सकते हैं, चलो तो हम एक बार इसको करके देखते हैं किस तरह से। नाउ ए डे पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड विच कन्वर्ट इट टू द फिनोल 2,4,6। देखो तो हमने ये लिया फिनोल, मैं करके दिखा रहा हूँ इस रिएक्शन को। हमने फिनोल लिया, और फिनोल लेने के बाद हमने किसके साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट विद ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने ली कंसंट्रेटेड H2SO4।
ठीक है, इसके साथ ट्रीटमेंट किया, विच कन्वर्ट इट टू फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। तो ये हमारे पास हमने लिया इसको और इसने बनाया OH। और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, देखो तोड़ने का तरीका, OH और SO3H, ये ध्यान रखना, OH और SO3H ये नेगेटिव पार्ट होता है, कैसा पार्ट होता है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है ये रिएक्शन करता है। मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे लेके बता देता हूँ इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हमारे पास इस तरह से फिनोल है और फिनोल के साथ हमने क्या लिया है, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर। तो एस्टोसोफोर को कैसे तोड़ते हैं हम, OH और SO3H। तो ये नेगेटिव पार्ट बॉडी होता है, ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे इसके पास जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये हमारे पास OH और ये बनाएगा SO3H प्लस SO3H। ये 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 2 4। हमारे पास क्या था, 2 4 सल्फोनिक एसिड था हमारे पास, हमें दे रखा था 2 4 6, और ये 2 4 डाई सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, 2 4 डाई सल्फोनिक एसिड। लेकिन कहता है इस डाई सल्फोनिक एसिड को हम दोबारा ट्रीट करते हैं तो हमारे पास आगे, कहता है इसको अगर आप लोगों ने आगे चल के दोबारा इसको ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमने कंसंट्रेटेड HNO3 ली, तब हमारे पास ये तुरंत प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH NO2 NO2 और NO2, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्लियर। आज के टाइम पे इसको इस तरह से किया जाता है। और तरीका, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करना हो हमें, जैसे हमें इसको डायरेक्ट फॉर्म में करना हो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये तो तरीका समझ में आ गया आपको, तो करेक्ट तरीका क्या है इसका लिखने का, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम फिनोल लें, हमने फिनोल लिया और फिनोल लेने के बाद स्टेप 1 में हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, और स्टेप 2 में हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HNO3। ये दो स्टेप की रिएक्शन होगी तो सीधा हम फाइनल प्रोडक्ट लिख दें इसके अंदर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? हैंड कर दें, हैंड रेज कर दें कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। यही बात ये बताना चाह रहा है इसके अंदर, कंसेप्ट जो बताना चाह रहा है, यही बताना चाह रहा है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये रिएक्शन लिखाते हैं, ये रिएक्शन लिखाते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 लिख देते हैं और उसके बाद पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ तक तो बात थी ओल्ड पैटर्न की, लेकिन नीचे कह भी रहा है, नीचे नाउ ए डेज, आज के टाइम पे पिक्रिक एसिड कैसे बनाई जाती है, पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका ये है। तो आज के टाइम पे इस एरो के ऊपर ये न लिख के अकेला, पहले तो लिखेंगे इसके ऊपर कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, और दूसरे स्टेप में लिखेंगे कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट रहेगा, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसके अंदर जो रिएक्शन है वो हमारे पास दे रखी है हेलोजनेशन, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। हेलोजनेशन के अंदर चाहे ब्रोमीन हो क्लोरीन हो, तो ये ब्रेक जो होगा वो इस तरह से होगा, Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाएगा, जो पैरा पोजिशन है उसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो का माइनर होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास दो केमिकल होंगे, क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड। ये क्यों होते हैं, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलरिटी,
मतलब ये कंपाउंड कैसे होते हैं, लो पोलर कंपाउंड होते हैं एट लो टेम्परेचर, इसके प्रेजेंस में करते हैं हम, तो ये आसानी से इसमें टूट जाता है, इसलिए लेके चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। बी पॉइंट इसके अंदर कहता है कि फिनोल को अगर हमने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब ब्रोमीन को हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ हमने ब्रोमीन किसकी प्रेजेंस में लिया है, लो पोलर सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म CS2 लो टेम्परेचर, तब तो हमारे पास ऑर्थो पैरा बनेगा। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट एक्सेस अमाउंट में ब्रोमीन डाल दी तो हमारे पास 2,4,6 का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसी के ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। कहता है प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। तो कहता है ये हमारे पास फिनोल है, और 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल का मोनोनाइट्रेशन करना है। तो मोनोनाइट्रेशन का मतलब इसमें हम ब्रोमीन डाल दें और CS2 की प्रेजेंस में डाल दें, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में डाल दें, 273 केल्विन टेम्परेचर। तो हमें पता है जो ब्रोमीन डालते हैं दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो देखो इसके दोनों प्रोडक्ट बना रखे हैं, NO2 से डाला तो पैरा प्रोडक्ट हुआ, ये हमारे पास कौन सा हो गए, ऑर्थो प्रोडक्ट हो गए। को डाउट, ऑर्थो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। सेम है डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल में दो नाइट्रेशन ग्रुप हमें अटैच करने हैं। तो दोनों नाइट्रेशन हम NO2 HNO3 डालेंगे तो हमारे पास डाई नाइट्रेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, ये फिनाइल बेंजीन ग्रुप है, ये O8, O8 शब्द किसके लिए जोड़ते हैं, ईथर के लिए जोड़ते हैं, तो CH3CO, तो ये हो गया फिनाइल मिथेनोएट, मीथ ईथ। ठीक है, फिनाइल मिथेनोएट, और इसमें नाइट्रेशन करना है तो हम HNO3 डालेंगे, तो ये ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाएगा। ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे जो हमने किए। सेकेंड रिएक्शन आते हैं हमारे पास, कोब्स रिएक्शन। यहाँ तक बताइए बेटा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर है, ओके। कोब्स रिएक्शन आती है, तो मैं कोब्स रिएक्शन डायरेक्ट, चलो आपके NCERT से डायरेक्ट ले लेते हैं हम, उसी में समझा देंगे आपको साथ साथ। कोब्स रिएक्शन आती है, कोब्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन की खास बात क्या है, पहले तो हम इसके देखेंगे। इस रिएक्शन में हमने क्या लिया, फिनोल NaOH के साथ ट्रीटमेंट किया, तो हमारे पास बना सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। एक मिनट बेटा, ये हमारे पास जो बनेगा, ये हमारे पास बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। अब ये देखो दो स्टेप में रिएक्शन हुई है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके अटैच होगी इस पोजीशन के ऊपर, और इसका एन, ये फिर करेंगे इंटरचेंज रिएक्शन, और उसके बाद सेकंड स्टेप में एसिड डालेंगे, तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड। ये हमें लर्न करनी पड़ेगी। लर्न क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन का मतलब है कि किसी साइंटिस्ट ने जो अपना फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले को हमें फॉलो करना ही होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनोल के अंदर NaOH, फिर उसके अंदर हम दो स्टेप लेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगी। ये थी कोब्स की रिएक्शन। ऐसे ही अगला हमारे पास आता है, वो रिमर टिमन रिएक्शन की बात करता है। तो रिमर टिमन ने क्या कहा, फिनोल लो, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और NaOH डालो, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। कैसे, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये यहाँ जाके अटैच होगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा, तो CH2Cl, और इसने जाके इसको फिनोक्साइड बनाया। जैसे हमने NaOH डाला, तो उस NaOH ने क्या किया है, ये मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। उस NaOH ने ये किया है, ये हमारे पास ONA था, ठीक है, ये हमारे पास CH। तो इस NaOH ने क्या किया कि इन दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले लिया ऐसे, और -2 NaCl की फॉर्म में बाहर आ गया, और यहाँ जो दो OH थे वो दोनों OH ऐसे अटैच हो गए। ठीक है, और कल
रौनक ने पूछा था कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये तुरंत क्या करेगा, ये O और ये H निकल के बाहर चला जाएगा H2 के फॉर्म में, और हमारे पास क्या बनेगा, अल्डिहाइड। तो देखो ONaCH2 की फॉर्मेशन होगी। अब हमने इसकी एसिडिफिकेशन किया, तो एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये NaCl के फॉर्म में बाहर। ये एसिडिफिकेशन कैसे होता है, H का मतलब HCl होता है, तो ये सोडियम क्या करता है, इस क्लोरीन को लेके बाहर, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होके सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लेता है। फिर से देखो, फिनोल लिया, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH लिया, इंटरमीडिएट, फिर हमने NaOH ऐड किया, 2 मोलिक्यूल्स बाहर निकल के ये प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर इसका डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे तो सैलिसल्डिहाइड। ये भी हमें लर्न करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है। थर्ड के बाद फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। ये फिनोल लिया और इसको अगर हमने जिंक के साथ रिएक्शन की, तो जिंक क्या करता है, इस पूरे OH ये सॉरी जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जिंक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन अकेला रहता है, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो फिनोल से अगर हमें बेंजीन बनाना हो तो इस रिएक्शन का सहारा लेते हैं, याद करनी पड़ेगी। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई ऐसी साल नहीं जाती जिसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता हो। ऑक्सीडेशन, हमने फिनोल लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम डाइक्रोमेट, और साथ में हमने क्या लिया इसके साथ, H2SO4 एसिडिक मीडियम। तो जैसे हम लेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेंजोक्विनोन। ये कई बार क्वेश्चन आता है। और डार्क, ये कह भी रखा है, फिनोल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन जिसमें 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, फिनोल आर सोलिली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स। ये डार्क सॉल्यूशंस में बन जाता है। फिनोल को अगर हम एयर में रख दें, हवा में रख दें, ये कैटलिस्ट रख दें, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कॉमन मेथड्स थे जिनके बारे में हमने आज स्टडी की है। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों ने जो पढ़े हैं। आप में से किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करें। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, इसके अंदर हमने नाइट्रेशन पढ़ा। नाइट्रेशन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े। जनरल जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ऑर्थो पैरा, डाइल्यूट फॉर्म में। ऑर्थो और पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट पढ़ा, वोलेटाइलेशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका हाई होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में हमें साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रखनी होगी, और तब कंसंट्रेट तो हमारे पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। हेलोजनेशन में हमने हेलोजन्स को ऐड किया। पोलर लो पोलरिटी कंपाउंड्स में ऐड करते हैं तो ऑर्थोपैरा की फॉर्मेशन होती है। और हम ब्रोमीन वाटर या एक्वस की फॉर्म में लेके चलते हैं तो हमारे पास तीनों फॉर्मेशन होती है। कोब्स रिएक्शन जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है, इसमें हमने पढ़ा फिनोल को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। मैं बता देता हूँ आप लोगों को अगला स्टेप। कल हमने सैलिसिलिक एसिड पढ़ी थी, ध्यान हो आप लोगों को, एस्टिक एनहाइड्राइड के केस में, जहाँ से हमने एस्पिरिन बनानी सीखी थी। तो कोई एस्पिरिन या डिस्पिरिन का फॉर्मूला जो हमारा जनरेट होता है वो यहाँ से जनरेट होता है। तो पहले फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनते हैं और फिर हम एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, कल हमने की थी, ध्यान होगा। और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो किसका प्रोडक्ट बना था, एस्पिरिन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये अगला स्टेप इस रिएक्शन का ये भी हो सकता है। रिमर टीमन रिएक्शन है, इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म और NaOH का सॉल्यूशन डालते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, और फिर हम NaCl से अटैच करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, और लास्ट प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड बनता है। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ऑक्सीडेशन करेंगे हम फिनोल का तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। आई होप ये सभी जो कंसेप्ट मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम इस टॉपिक और इससे पीछे जो टॉपिक हुए हैं उनकी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लेकर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास बचेगा ईथर। ईथर में केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत शॉर्ट है, तो 1 लेक्चर में हमारी लगभग कवर हो जाएंगी। लास्ट ईथर के साथ ही हमारी यूनिट जो है फिनिशिंग की तरफ चली जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।